वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। GS 6 बहुत जल्द खत्म होने वाला है। पूरा GS 5 रिवाइज कर रहे होंगे आप, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। GS 6 का पॉइंट नंबर 20 होगा हमारा ये इंग्लिश मीडियम का वीडियो। इंग्लिश में लिखा हुआ है मटेरियल, आम बोलचाल की भाषा में समझाया गया है। हैबिटेट एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की क्या फंक्शनिंग है, क्या टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, हैबिटेट क्या होता है, डिफरेंस क्या है, कॉन्सेप्ट्स के साथ समझाने की कोशिश की गई है। स्ट्रक्चर, फंक्शन, एडजस्टमेंट, फ्लोरा फौना विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं, करंट अफेयर्स में बहुत आता रहता है, सरकार बहुत ध्यान देती है, इसलिए पेपर में आने के भी उतने ही चांसेस होते हैं। इस वक्त अपनी तैयारी को एक अच्छी शेप देने के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं ज्वाइन करना हमारे अलग अलग पेड कोर्सेज। यूपी PCS मेंस 2023 का जो हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल, सारा हिंदी का मटेरियल, सब कुछ आपको उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। या तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं जिसमें आपको मॉडल आंसर्स और कंप्लीट आंसर राइटिंग कराई जा रही है, प्रॉपर आपको फीडबैक दिया जा रहा है आपके आंसर्स का। या फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं एसे राइटिंग का भी ग्रुप, जिनको एसे राइटिंग अपनी थोड़ी ब्रशअप करनी है। अदरवाइज जो लोग 2024 टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए तो हमारा शुरुआत से सिलेक्शन वाली तैयारी वाला पेड ग्रुप चल ही रहा है, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, पूरा मटीरियल, पूरा स्टडी मटीरियल, सिलेक्टिव स्टडी मटीरियल, लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स डेफिनेटली चेक करते रहिए। तो फिलहाल के लिए GS 6 का पॉइंट नंबर 20 होगा। शुरू कर रहे हैं। GS 6 का पॉइंट नंबर 20 है ये हमारा, हैबिटेट एंड इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एडजस्टमेंट, फ्लोरा फौना विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। सबसे पहले दो टर्म्स आपके सामने आ रही हैं, हैबिटेट और इकोसिस्टम। इनका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, अब अगर आप देखें इकोसिस्टम, एनवायरमेंट का बेसिक पढ़ा होगा, लिस्टिंग वीडियो भी अगर किसी ने देखा होगा तो ये वाली चीजें बहुत थ्रू होंगे आप, नहीं तो थोड़ा सा रिवाइज मैं आपको करा देती हूँ। इकोसिस्टम कॉइन किया था वर्ड सर आर्थर टैंसले ने, सिर्फ टैंसले करके पढ़ते हैं हम, सर आर्थर टैंसले ने 1935 में ये टर्म कॉइन किया था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम्स होते हैं, अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, ये पार्ट्स ऑफ नेचर होते हैं जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इंटरैक्ट करते हैं आपस में और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। तो इकोसिस्टम जो है बेसिकली एक तरह का इंटरैक्शन है। तो इंटरैक्शन किस किस के बीच में? इंटरैक्शन एक तो अमंगस्ट देमसेल्व्स, आपस में, है ना, और फिजिकल जो एनवायरनमेंट है हमारा उसके साथ इंटरैक्शन को आप कह रहे हो इकोसिस्टम। क्लियर? और अच्छे से देखें और अगर प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पे देखें तो इकोसिस्टम में क्या क्या मिलेगा आपको? एक आपको मिलेगी बायोटिक कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कितने होंगे? एक होंगे बायोटिक कंपोनेंट्स, एक होंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स आपके होंगे लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे आपके नॉन लिविंग। दो तरह के कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स या फिर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी हैं ये। नॉन लिविंग का मतलब यहाँ पे एयर, लाइट, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, ये सब एबायोटिक में आएंगे बिकॉज दे आर इनऑर्गेनिक। बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन से आ सकते हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर आ सकते हैं, टेम्परेचर आ सकता है, प्रेसिपिटेशन आ सकता है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी आ सकती है, विंड आ सकती है। टोपोग्राफिक फैक्टर्स में क्या आ सकता है? ऑल्टीट्यूड, सरफेस, स्लोप कैसा है, ये सब आ सकता है। कुछ इडाफिक फैक्टर्स भी होते हैं, सॉइल कैसी है, पढ़ चुके हैं आप ये सारी चीजें। एयर आ सकती है, फिर आपकी ह्यूमिडिटी आ सकती है, वेदर, क्लाइमेट आ सकता है, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीजें आपकी एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगी। बायोटिक कंपोनेंट्स में आपका क्या आएगा? बायोटिक कंपोनेंट्स या फिर लिविंग कंपोनेंट्स या फिर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, कुछ भी आप इनको कह सकते हैं, इनको आप कह रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं दे बोथ लिव ऑन एंड इंटरैक्ट विद द एबायोटिक कंपोनेंट्स। अभी देखा था ना, अपने आप से भी इंटरैक्शन और हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट से भी इंटरैक्शन। बायोटिक फैक्टर्स में आएंगे आपके प्लांट्स आएगा, फंजाई आएगा, एनिमल्स आएंगे, बैक्टीरिया आएगा,
और एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं। बायोटिक को आपने पढ़ा होगा, ऑटोट्रॉफ्स जिनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं आप, कंज्यूमर्स होते हैं फिर हीटरोट्रॉफ्स, और फिर आपके होते हैं डीकंपोजर्स या फिर सैप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, थोड़ा सा तो पता, मतलब ये बेसिक वाला तो आप जानते ही होंगे मेरे हिसाब से। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स वो हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं और दूसरों के लिए भी खाना बना रहे हैं। बेसिकली ग्रीन प्लांट्स हो गए, एक्वेटिक इकोसिस्टम में माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हो गए, एल्गे हो गया, ये सब। ठीक है, और हीटरोट्रॉफ्स कंज्यूमर्स होते हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, हम लोग हैं जैसे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट हैं। कंज्यूमर्स में आपके आते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स। हर्बीवोर्स वो हैं जो सिर्फ प्लांट्स पे फीड करते हैं, कार्निवोर्स जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी खा सकते हैं, ऑमनिवोर्स जो दोनों, प्लांट नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन जो दोनों हैं। फिर आपके डीकंपोजर्स आते हैं जिनको आप कहते हैं सैप्रोट्रोफ्स या फिर माइक्रो कंज्यूमर्स। डीकंपोजर्स क्या होते हैं? वो लिविंग कंपोनेंट जो होता है इकोसिस्टम का उसको ब्रेक करते हैं। ये वो लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम का दैट ब्रेक्स डाउन वेस्ट मटेरियल एंड डेड ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं अर्थवॉर्म्स, डंग बीटल्स और बहुत सी स्पीशीज फंजाई और बैक्टीरिया की। ये फीड करते हैं ऑन द डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बेसिक फर्क है जो आपको पता होना चाहिए। बेसिक कुछ फंक्शंस होते हैं इकोसिस्टम के, बहुत शॉर्ट में रिवाइज करा रही हूं, देखो नहीं तो पता है पूरा लेक्चर बन सकता है इकोसिस्टम पे। अब ब्रॉडली जो फंक्शंस हैं इकोसिस्टम के, इकोसिस्टम फंक्शंस में क्या होता है? इकोसिस्टम फंक्शन नेचुरल प्रोसेसेस हैं, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है। अब इसमें आपके 3 प्राइमरी जो है फंक्शंस हैं। एक आपका है एनर्जी फ्लो, एक आपका है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये सब पढ़ रखा होगा, बस थोड़ा सा इसलिए रिवाइज करा रही हूं कि भैया रिवाइज है भी चीजें या नहीं है। और एक होता है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसमें डिवाइड होते हैं। एनर्जी फ्लो का मतलब एनर्जी से तो जिंदगी चल रही है, एनर्जी ही सब कुछ है। तो साइकिल जो है एनर्जी की वो किस पे डिपेंड करती है? इट्स फ्लो डिपेंड करती है ऑन द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। पहले ट्रॉफिक लेवल पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मिलेंगे जो सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस से। हर्बीवोर्स आपको मिलेंगे सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे, फिर आपको कार्निवोर्स मिलेंगे थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, फिर आपको टॉप मोस्ट मिलेंगे डीकंपोजर्स। और ट्रॉफिक लेवल के इंटरेक्शंस में 3 काम हो रहे होते हैं, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पढ़ा होगा आपने। इकोलॉजिकल पिरामिड टर्म किसने डिस्कवर की थी? पिरामिड्स किसने डिस्कवर किए थे बताइए मुझे। तो ऐसे अलग अलग तरह टाइप की फूड चेन होती है, ये सब होता है। ठीक है, वो सब हम देख सकते हैं, आप लोगों ने ये सारी चीजें देखी होंगी, बेसिक वाला है, ये सब पढ़ा होगा। ठीक है ना। फिर उसमें पिरामिड ऑफ नंबर आता है, इन्वर्टेड होता है, ये वो दुनिया भर का मैंने बताया ना आपको। इकोसिस्टम पे ही लेक्चर बन जाएगा फिर ये वाला। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में आपका क्या आता है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में आती है आपकी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जो आपकी नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, सल्फर साइकिल है, वाटर साइकिल है, ये सारी आपकी आ जाती है फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है? सक्सेशन का मतलब क्या होता है? सक्सेशन में आता है आपका प्रोग्रेसिव चेंजेस जो कोई कॉम्पोजिशन में है इकोलॉजिकल कम्युनिटी के। इकोलॉजिकल सक्सेशन वो प्रोसेस है जिससे स्ट्रक्चर ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इवॉल्व्स ओवर टाइम। सक्सेशन क्यों होता है? ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट करते हैं ना और प्रभाव डालते हैं, अफेक्ट करते हैं एनवायरमेंट को विद इन एन एरिया, अलग अलग प्रोसेसेस से रहते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रेजुअली उसको बदल देते हैं। ऐसा होता है ना हमारे साथ। तो ये होता है आपका सक्सेशन। और जो स्टेजेस होती हैं डिफरेंट कम्युनिटीज की, आपने टर्म सुना होगा, उसको कहते हैं सिरे या सिरी, जो भी कहना चाहें आप। इस हिसाब से आपका फिर सेकेंडरी सक्सेशन है, प्राइमरी सक्सेशन है, ये सारे आपके सक्सेशन होते हैं। अब टर्म आती है आपकी हैबिटेट। अच्छा, आप कहेंगे हैबिटेट अगर रहने की जगह है तो एनवायरमेंट क्या है? इन सारी चीजों में डिफरेंस बेसिक आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने इकोसिस्टम थोड़ा सा बता दिया, अब आप समझो हैबिटेट क्या होता है। सबसे पहले हैबिटेट के लिए, हैबिटेट है फिजिकल एनवायरनमेंट। इस फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन इकोसिस्टम में हो रहा है, जो अभी हमने देखा। अगर मैं आपसे कहूं हैबिटेट, तो हैबिटेट है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, आपका निवास स्थान, ऐसे बोलूंगी ना मैं हिंदी में, फिजिकल एनवायरनमेंट। अब फिजिकल एनवायरनमेंट आ गया टर्म, तो एनवायरनमेंट भी पता होना चाहिए क्या होता है। मतलब एड्रेस है किसी ऑर्गेनिज्म का, वो कहलाता है हैबिटेट। बहुत सारे हैबिटेट्स मिलके बनाते हैं एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है नेचुरल कंपोनेंट, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं खुद के साथ और एक दूसरे के साथ। ये जो इंटरैक्शंस हैं, अब ध्यान से सुनना फर्क, जो ये इंटरैक्शंस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, इंटरैक्शंस हो रहे हैं,
इन इंटरैक्शन से बनते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट प्लस इकोसिस्टम। समझे? बायोलॉजिकल सेंस में एनवायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें आपके न्यूट्रिएंट्स, वाटर, एयर, बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिज्म, कार्बन साइकिल, केमिकल इंटरैक्शंस के साथ एनवायरमेंट में आपके इंटरैक्शंस होते हैं। सारे ऑर्गेनिजम्स they are dependent on the environment to carry out their natural life processes and to meet their physical requirements, food, energy, oxygen, water, shelter, इस सबके लिए ये आप एनवायरमेंट के ऊपर निर्भर करते हैं। अच्छा, फिर एक टर्म आती है बायोस्फीयर। इनके बीच का फर्क समझ आ गया ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एनवायरमेंट ज्यादातर लोग रट के जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ के जाओ, बहुत सही रहता है। ब्लू कलर का पानी है, ये हाइड्रोस्फीयर है। ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर है ही नहीं, कोई बात नहीं, ब्राउन कलर ले लेंगे। ब्राउन कलर की मिट्टी है, अर्थ है, इसको आप कह रहे हैं लिथोस्फीयर। और यहां पे बन गया एटमॉस्फेयर। एयर, एयर, वाटर, अर्थ, तीन एलिमेंट्स हैं। ये सारे जहां पे इंटरैक्ट करेंगे वो पार्ट कहलाएगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। बायोस्फीयर के अंतर्गत आएंगे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। बायोस्फीयर में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे टुगेदर विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्लस जो डेड मैटर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी इसी के अंडर ही आएंगे। बायोस्फीयर कहां पे नहीं होती? एक्सट्रीम्स में नहीं होती, नॉर्थ पोल साउथ पोल में नहीं मिलेगी आपको, पता है आपको बात अच्छे से। तो हैबिटेट, बायोस्फीयर, एनवायरमेंट के बीच का फर्क समझ में आ गया। हैबिटेट क्या है? बहुत सारे एनवायरमेंट मिलके बना रहे हैं एनवायरमेंट। एक सिंगल हैबिटेट कॉमन भी हो सकता है क्या एक ऑर्गेनिज्म के लिए, एक सादा ऑर्गेनिज्म के लिए? बिल्कुल हो सकता है। जिनकी सिमिलर कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए एक ही बहुत है। सिंगल एक्वेटिक हैबिटेट है। हैबिटेट मतलब एक्वेटिक हैबिटेट से मैं आपको मतलब बताऊं तो ये, इसमें आपका मेंढक भी रह रहा है, फ्रॉग भी, वो फिश भी रह रही है, क्रैब भी रह रहा है, फाइटोप्लैंक्टन्स भी रह रहे हैं। तो वेरियस स्पीशीज जो हैं वो सेम एड्रेस शेयर कर रहे हैं। एड्रेस में तो वो यही लिखेंगे ना, गली नंबर 2 का वाला ओशियन है ना, या ये वो वाला पॉन्ड। तो हैबिटेट और एनवायरमेंट के बीच में क्या डिफरेंस हुआ? हैबिटेट में, ध्यान से सुनना, बहुत बारीकी की बात है, हैबिटेट में जिंदगी होगी ही होगी, इट विल ऑलवेज कंटेन लाइफ, whereas the environment does not necessarily have life in it। एनवायरमेंट में लाइफ हो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। सारे हैबिटेट एनवायरमेंट हैं लेकिन सब एनवायरमेंट हैबिटेट नहीं है। हैबिटेट इज ऑलवेज अ प्रेफरेंस ऑफ वन स्पीशीज, किसी एक स्पीशीज की प्रेफरेंस है हैबिटेट। और एक एनवायरमेंट प्रेफरेंस हो भी सकती है बहुत सी स्पीशीज की, जो बाद में कभी जाके भैया हैबिटेट बन जाएगा। एनवायरमेंट गवर्न करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ हैबिटेट, लेकिन हैबिटेट गवर्न करे प्रॉपर्टीज ऑफ एनवायरमेंट, दिस इज नॉट नेसेसरी। क्लियर हुई चीजें? इकोसिस्टम, एनवायरमेंट, हैबिटेट आपको पता होना चाहिए। इकोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोसिस्टम के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी वो स्टडी है ऑफ द इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, सराउंडिंग्स। इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट है एनवायरमेंट की, मोस्टली बायोस्फीयर की। तो मैं आपको अगर अलग अलग बताऊं तो हमने अभी पढ़ा एनवायरमेंट पहला, दूसरा पढ़ा हैबिटेट। तो आप कहोगे मैम बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आपने तो, बायोस्फीयर, तो अभी कंफ्यूजन आपका जाने वाला है। फिर है आपका क्या बचा? इकोसिस्टम। यही तो टर्म देखी थी अभी। इनमें क्या फर्क है? एनवायरमेंट कैन बी ऑलमोस्ट एवरीथिंग और अ स्मॉल रीजन। एनवायरमेंट सब कुछ हो सकता है और एक छोटा सा रीजन। हैबिटेट वो जगह है, एड्रेस है जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है। वो इसके अंदर भी हो सकता है ना, इसके अंदर ही होगा। बायोस्फीयर वो जगह है जहां पे अर्थ में जो दैट सपोर्ट्स लाइफ, जिंदगी को जो सपोर्ट कर रही है। और इकोसिस्टम में याद रखना प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर और उनका रिलेशनशिप, ये फंक्शनल यूनिट है इसकी, एनवायरमेंट। क्लियर? तो आई गेस ये आपको समझ में आ गई होंगी चीजें।
अच्छा, इससे और बेटर तरीके से कैसे समझाऊं मैं, मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन मुझे जो बेस्ट तरीका लगा उसके हिसाब से मैंने आपको चीजें बता दी। दैट व्हाट इज अ हैबिटेट, व्हाट इज एन एनवायरमेंट, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, व्हाट इज अ बायोस्फीयर। यही आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं चीजें जब हम पढ़ रहे होते हैं, बस रट लेते हैं उसको, समझ हमें आ नहीं रहा होता क्या है क्या नहीं है। कभी कहेंगे तो आपको एनवायरमेंट पढ़ाएंगे फिर स्पेसिफिक लेक्चर्स, है ना। तो सिस्टम स्ट्रक्चर हैबिटेट इकोसिस्टम का क्या है अगर हम देखें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है जो नदरन इंडिया में लोकेटेड है। यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स हैं और इकोसिस्टम्स हैं। इकोसिस्टम्स में वैरायटी भी नीचे आएगा तब पढ़ाऊंगी, अभी मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप कहेंगे जल्दी जल्दी बता दिया मैम ने सारा। स्टेट इज अ होम टू द हिमालयन फुटहिल्स, भाई नॉर्थ में गैंजेटिक प्लेन्स। अब देखो ये लेक्चर सारे इंटरकनेक्टेड हैं और बहुत ही कोहेरेंटली डिजाइन है। पुरानी चीजों में ये सारी चीजें बता चुकी हूं मैं, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ की क्या बात हो रही है। अब लास्ट आ रहे हैं भाई, 3 लेक्चर बचे हैं हार्डली, आपके 3 या 4 लेक्चर बचे हैं पूरे जीएस के। तो अब तो आपको समझ में आ गई होंगी चीजें क्या बताई क्या नहीं बताई। गैंजेटिक प्लेन्स हैं सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन में, और विंध्या और सतपुड़ा रेंज है हमारे साउथ में। तो हमारा टोपोग्राफिक सेटअप ये हो गया मोटा मोटा। हिमालयन फुटहिल्स जो हैं उत्तर प्रदेश में, डेफिनेटली दे आर नोन फॉर अ रिच बायोडाइवर्सिटी एंड दे सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल ब्रॉडलीफ मिलते हैं, टेम्परेट ब्रॉडलीफ मिलते हैं, कॉनिफेरस भी मिलते हैं। और अब ये फॉरेस्ट इतने घने हैं, इतने अलग अलग टाइप के हैं, सो दे सपोर्ट, दे आर होम टू मेनी एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीशीज। स्नो लेपर्ड मिल जाएगा, हिमालयन ब्लैक बेयर मिल जाएगा, हिमालयन मस्क डियर मिल जाएगा, कस्तूरी मृग जिसको कहते हैं। गैंजेटिक प्लेन्स आप जानते ही हो, गैंजेटिक प्लेन्स में तो बसावत ही इसलिए हुई थी क्योंकि इतने फर्टाइल रीजन है ना। तो भाई उत्तर प्रदेश के जो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, दे आर प्राइमरली एग्रीकल्चरल रीजन्स एंड दे सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। स्टेट का जो है इट्स फेमस फॉर इट्स वेटलैंड्स। आप जानते हैं हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, समन सेंचुरी, सारे वेटलैंड्स पढ़े हैं आपने, सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ी हैं, सारे आपने नेशनल पार्क्स पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा है आपने। तो ये हैबिटेट है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे आपकी साइबेरियन क्रेन है, बार हेडेड गूज है, ये सारी आती है यहाँ पे माइग्रेट होती हुई। विंध्यन और सतपुड़ा जो रेंज हैं वो भी जो सदर्न रीजन में पड़ती है उत्तर प्रदेश के, दे आर होम टू ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड श्रब्स। यहाँ पे भी बहुत वाइल्ड लाइफ है आपकी। इंडियन पैंथर मिल जाएगा आपको, स्ट्राइप्ड हाइना मिल जाएगा, इंडियन वुल्फ मिल जाएगा। कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश इज अ स्टेट विद रिच बायोडाइवर्सिटी एंड आवर इकोसिस्टम इज वेरी डाइवर्स एंड वी सपोर्ट अ डाइवर्स रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है दैट रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से लॉस हो गया है बहुत से नेचुरल हैबिटेट्स में और बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन पे है। बायोडाइवर्सिटी एक टर्म आई है यहाँ पे, मैं आपको भी बता दूंगी बायोडाइवर्सिटी, चिंता की कोई ऐसी बात नहीं है। बायोडाइवर्सिटी अगर मैं आपको बोलूं दैट व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी भी थोड़ा सा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी को आप बेसिकली कैसे डिफाइन करेंगे? Biodiversity can be defined as a community of all the living organisms on the earth and diversity among them from all ecosystems। अब सारी चीजें जो हैं वो कंपाइल करके आ गई बायोडाइवर्सिटी में। मतलब बायोडाइवर्सिटी जो है, अगर मैं कहूं, ये दर्शाती है वेरिएबिलिटी बिटवीन द स्पीशीज। वेरिएबिलिटी वाला फैक्टर आता है यहाँ पे किस किस के बीच में? बिटवीन द स्पीशीज, विद इन द स्पीशीज एंड बिटवीन द इकोसिस्टम। तो कहलाएगी आपकी बायोडाइवर्सिटी। मतलब बायोडाइवर्सिटी का सिंपल मतलब ये है दैट बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जीन्स हैं, वो इकोसिस्टम है जिससे वो बनते हैं, ये कहलाएंगे आपकी बायोडाइवर्सिटी। प्लांट्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। प्लांट्स में क्या आएंगे? मॉसेस हैं, फर्न्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, लाइकेंस हैं, एल्गे है, आपका फंजाई है। वर्टिब्रेट्स में कौन आते हैं? मैमल्स आते हैं, बर्ड्स आती हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, फिशेस आती हैं। इनवर्टिब्रेट्स में कौन आता है? क्रूटेशियंस आते हैं, मोलस्किस आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, और बहुत से एनिमल ग्रुप्स ऐसे हैं जो इसमें आते हैं। ये हैं आपके बायोडाइवर्सिटी आपकी कंप्लीटली। ये इंपॉर्टेंस बताने की तो बात है नहीं, अब आप जानते हैं बायोडाइवर्सिटी, ये मैं आपको एक लेक्चर में पहले ही बता चुकी हूं, 3 तरह की होती है। एक होती है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक में क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स विद इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है ना।
भाई जेनेटिक डाइवर्सिटी से ही तो हमें अलग अलग बटरफ्लाई, रोजेस, फ्रूट्स अलग अलग शेप, साइज में मिलते हैं, क्योंकि जीन्स अलग अलग हैं। दूसरी आती है आपकी स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी या स्पीशीज डाइवर्सिटी। इसमें आएगी वैरायटी ऑफ स्पीशीज किसी एक रीजन में जो मिलती है, ठीक है ना। और फिर आपकी आती है इकोसिस्टम या फिर कम्युनिटी डाइवर्सिटी। इसमें आपके अलग अलग बायोलॉजिकल कम्युनिटीज या फिर इकोसिस्टम आएंगे। फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, लेक है, पॉन्ड है, ओशन है, ऐसे। समझे? अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स क्या, और बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है भैया। इकोलॉजिकल रोल बहुत बड़ा है। अलग अलग टाइप की स्पीशीज अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, अपनी नीड्स फुलफिल करती हैं, दूसरों को कंट्रीब्यूट करती हैं। सॉइल फॉर्मेशन होता है, लैंड बनता है, वाटर, एयर। बायो इकोसिस्टम सर्विसेज देते हैं, ये प्रोविजनिंग सर्विसेज देती हैं। जो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें क्या देते हैं? खाना, मछली, मीट, सब दे रहे हैं ना। कॉटन, वूल, फ्यूल वुड, फार्मास्यूटिकल, सब कुछ तो इनसे ही मिल रहा है हमें। रेगुलेटिंग सर्विसेज देते हैं, सपोर्टिंग सर्विसेज देते हैं ये हमें, सोशल कल्चरल सर्विसेज देते हैं, फूड वेब मेंटेन करते हैं, इनका साइंटिफिक रोल है। तो ये है आपका बायोडाइवर्सिटी। क्लियर होंगी इतनी चीजें? बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी खासी है हमारे स्टेट में, तो कंजर्वेशन एफर्ट्स भी वैसे ही होने चाहिए, अच्छे खासे होने चाहिए। अब हैबिटेट देखो, कुछ मेजर टाइप के जो हैबिटेट हैं, हैबिटेट से दिमाग में एकदम एड्रेस 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 ऐसे दिमाग में ब्लिंक करना चाहिए, तो उससे ना अंदाजा लग जाता है अच्छा हमने इतनी चीजें पढ़ रखी है। अलग अलग तरह के हैबिटेट्स मिलते हैं। आपको पता है तराई रीजन है, भावर है, मतलब 50 बार करा चुकी हूँ लेक्चर में, क्या तराई है, क्या भावर है, कौन सा कहाँ पड़ता है। बीटीबी के बोंक, बीटीबी के बोंक याद रखना है। ये हैबिटेट्स कहाँ बनते हैं? हिमालयन के फुटहिल्स पे बनते हैं, और यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं इन वाले एरिया में। साल मिलेगा, टीक मिलेगा, बैम्बू मिलेगा, यहाँ पे वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिलेंगे आपको, टाइगर, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, डियर। तो ज्योग्राफिकल ऐसा स्ट्रक्चर बना के वो वाइल्ड लाइफ सपोर्ट कर पा रहा है, फ्लोरा फौना सपोर्ट कर पा रहा है, बहुत ही रिच जगह बनी। गंगा के प्लेन्स हैं, आप जानते हैं गैंजेटिक प्लेन्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट को कवर करते हैं। और यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है? द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया, एलुवियल सॉइल। एक अच्छा खासा जाल बिछा हुआ है रिवर्स और स्ट्रीम्स का। यहाँ पे हैबिटेट है जो सपोर्ट करता है अलग अलग प्लांट एनिमल स्पीशीज। क्रॉप्स बहुत अच्छी उगती हैं, जैसे व्हीट, राइस, शुगर केन। एनिमल्स हैं इंडियन राइनोसेरोस, घड़ियाल, रिवर डॉल्फिन्स। ये सारी चीजें आपको गंगा प्लेन्स में मिलती हैं। फिर आपको है फॉरेस्ट, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज हैं, विंध्या है, शिवालिक रेंजेस हैं। इट इंक्लूड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फॉना। इन फॉरेस्ट में यू विल फाइंड ट्रीज such as sal, teak, bamboo, and it is their home to animals such as tigers, leopards, deers and langurs. Wetlands आते हैं फिर आपके इसी के अंदर। उत्तर प्रदेश has several wetland habitats, including कीथम लेक है, सुरहाताल है, नवाबगंज। बहुत कितने हैं wetlands? कमेंट करो हमारे स्टेट में। रामसर साइट्स कितनी हैं? कमेंट करके बताओ। यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ माइग्रेटरी और रेसिडेंट बर्ड स्पीशीज को सपोर्ट किया जाता है। दीज हैबिटेट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। फिर आपकी विंध्यन रेंजेस हैं, जो सदर्न पार्ट है स्टेट का, इट इज कवर्ड बाय द विंध्यन रेंजेस। यहाँ पे आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, श्रब्स मिलेंगे, रॉकी एरियाज मिलेंगे, पथरीले इलाके हैं बहुत सारे। यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत सारी मिल जाएंगी। पन्ना मिलेगा आपको, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी। तो ये क्या है? ये जो पूरा वाइड हैबिटेट है आपका, ये सपोर्ट करता है ये सारी चीजों को, इतना वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। देखा आपने वाली चीज, ठीक है जी। उत्तर प्रदेश हैज अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स। भाई हैबिटेट, बहुत सारे हैबिटेट बनके एक एनवायरनमेंट बन रहा था, हमने देखा था, विच सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। क्लियर? अब आपका आता है दैट उत्तर प्रदेश हैज अ डाइवर्स रेंज ऑफ इकोसिस्टम्स। यहाँ पे इकोसिस्टम्स हैं अलग अलग तरीके के। अच्छा, इकोसिस्टम अभी पढ़ा था क्या है? फंक्शनल यूनिट है जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट कर रहे हैं विद देयर सराउंडिंग्स एंड विद वन अनदर टू सस्टेन इन द एनवायरनमेंट। अगर एक ब्रॉड सेंस में बताऊं तो एन इकोसिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड एज लैंड और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, या फिर आपका वाटर या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम। दोनों में डिफरेंस आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मोटा मोटा यही इकोसिस्टम्स है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम में। अब देखो यहीं पे बताना पड़ेगा, स्पेस का इशू।
जो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, स्पेलिंग गलत हो गई कोई बात नहीं, भावना समझो, एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम एक दूसरे से अलग कैसे हैं आप जानते हैं? बाय द लोअर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे पानी की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है, ज्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होते हैं एज कंपेयर टू एक्वेटिक इकोसिस्टम। सेम क्लाइमेट में भी वाटर में एक हाई स्पेसिफिक हीट होती है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है और हाई हीट ऑफ फ्यूजन होती है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट कहां पे ज्यादा है, टेरेस्ट्रियल में या फिर एक्वेटिक में? भाई डेफिनेटली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है इट इज मोर ट्रांसपेरेंट देन वाटर। गैसेस जहां कहां पे ज्यादा अवेलेबल हैं, गैसेस आर मोर अवेलेबल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इन गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी जो सबस्ट्रेट है फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन आएगी दैट इज द सबस्ट्रेट इन एरोबिक रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन आएगी दैट इज द सबस्ट्रेट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है आपका लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, लैंड बेस्ड कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है एंड द इंटरेक्शंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन अ गिवन एरिया। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल कार्बन पूल कहलाते हैं, थर्ड लार्जेस्ट। तो पहले दो कौन से हैं पता होना चाहिए, ओशियन है पहला और फिर है आपका जियोलॉजिकल कार्बन। जैसे फॉरेस्ट में भी बहुत अमाउंट ऑफ कार्बन सिंक मिलता है। एग्जाम्पल्स अगर मैं आपसे कहूं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के क्या हो सकते हैं, टूंड्रा, टाइगा, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, बहुत सारे हो सकते हैं, डेजर्ट्स। किस टाइप का इकोसिस्टम कहां पे मिलेगा ये किस चीज पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर रेंज, एवरेज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, सॉइल टाइप, अमाउंट ऑफ लाइट इट रिसीव्स। तो यूपी में कैसा इकोसिस्टम होगा ये यूपी के इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। उसके अनुसार हमारा जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है दैट इज बेसिकली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ड्राई ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट मिलते हैं हमारे यहाँ पे, जो सदर्न और सेंट्रल रीजन है ना स्टेट के, वहां पे ये मिलते हैं। और यहाँ पे कौन सी ट्रीज मिलती है, टीक मिलता है, साल मिलता है, मैंगो मिलता है। सेकेंड है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट, ये आपको मिलेंगे नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट्स में। यहाँ पे आपको ट्रीज मिलेंगी, बैम्बू मिलेगा, रोजवुड मिलेगा, जैक फ्रूट मिलेगा, कटहल। ठीक है जी। देन यू हैव योर एक्वेटिक इकोसिस्टम। ब्लू कलर से पढ़ लेते हैं। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम सारा कौन सा है, एक्वेटिक इकोसिस्टम आपका सारा पानी वाला इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है इट्स एन इकोसिस्टम ऑफ बॉडी ऑफ वाटर। एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आ जाता है, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ओशंस, स्ट्रीम्स, वेटलैंड, स्वाम्प। और मरीन हैबिटेट्स में कौन सा आता है आपका, ओशंस आते हैं, इंटरटाइडल जोन्स आते हैं, कोरल रीफ्स आते हैं, ये सब आता है। स्टेट का जो मेजर रिवर्स हैं वो कौन सी हैं, गैंजेस है, यमुना है, घाघरा है, ये सपोर्ट करती हैं अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स जैसे कि फिश, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स। वेटलैंड्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पास बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, आप जानते हैं द वेटलैंड्स ऑफ अपर गैंजेस कैनाल, जहां पे वाइड वैरायटी मिलेगी आपको एक्वेटिक प्लांट्स की और एनिमल्स की। क्लियर। आपका यहाँ पे हमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी मिलता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम कौन सा होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम वो होता है जहां पे कलर चेंज कर वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय व्हाट, ग्रासेस, घास है इनकी विशेषता। ग्रासलैंड्स उन एरियाज में ग्रो करते हैं जहां पे सॉइल में मॉइस्चर थोड़ा कम होता है। और वेजिटेशन जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम की वो किस चीज पे डिपेंड करती है, कितना रेनफॉल मिल रही है उनको। ग्रासलैंड्स आप जानते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं और टेम्परेट होते हैं। तो नदरन रीजन्स जो हैं स्टेट के, हमारे यहाँ ग्रासलैंड्स कहाँ पे मिलते हैं, जो नदरन पार्ट है स्टेट का, जो पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज है, वहां पे आपको कुछ हाई ऑल्टीट्यूड इकोसिस्टम मिल जाएगा। सॉरी टेढ़ा हो गया, दूसरे पे जाना था। सेंट्रल और सदर्न रीजन्स में मिलेगा आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जहां पे आपको घास मिलेगी, जैसे व्हीट ग्रास है, श्रब्स हैं, अकाशिया है, बैम्बू होता है कि बबूल होता है, बैम्बू नहीं बबूल। फिर ऐसी आपका आता है माउंटेन इकोसिस्टम। माउंटेन इकोसिस्टम कौन सा है आपका, जो नदरन रीजन्स हैं हिमालयन रेंजेस के, जहां पे हाई ऑल्टीट्यूड इकोसिस्टम मिलता है, एल्पाइन मीडोज मिलते हैं,
सब एल्पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं, जहाँ पे ट्रीज मिलेंगे आपको सिडार, पाइन, स्प्रूस, ये सब। एक इकोसिस्टम एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम होता है। देखिए जो आपने शायद इकोसिस्टम पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में, उससे डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ के हिसाब से इकोसिस्टम दिखाई देगा आपको यहाँ पे। अब डेजर्ट इकोसिस्टम भी होता है, लेकिन डेजर्ट इकोसिस्टम थोड़ी पढ़ेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि डेजर्ट नहीं मिलते यहाँ पे। प्रदेश आप जानते हैं प्राइमरीली एक एग्रीकल्चरल स्टेट है। एग्रीकल्चर जो है वो बेस्ड है ऑन डाइवर्स इकोसिस्टम, जैसे एलुवियल प्लेन्स हैं, अपलैंड्स हैं, रिवर वैलीज हैं। सो द स्टेट इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, व्हीट एंड राइस अमंग अदर क्रॉप्स। क्लियर हो गई चीजें? फिर आपका आता है फंक्शंस ऑफ हैबिटेट इकोसिस्टम। अभी जो आपने पूरा हैबिटेट देखा, पूरा कॉन्सेप्ट समझा, उसके फंक्शंस क्या हैं? इकोसिस्टम जैसे कि आपने देखा था, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनका फिजिकल केमिकल एनवायरनमेंट, उनके बीच में आपस में इंटरेक्शंस, उनके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शंस, ये सारे उसके अंडर आते हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या है इकोलॉजिकल सिस्टम का, इकोसिस्टम का? इट इज टू सपोर्ट एंड मेंटेन लाइफ बाय रेगुलेटिंग एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। जैसे क्या बताया था मैंने आपको? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एनर्जी फ्लो, बायोडाइवर्सिटी, इन सब के मतलब बताए थे। और इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है अ वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, वो भी पढ़ी हमने, प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, कल्चरल, सब पढ़ी ना। जैसे क्लीन वाटर प्रोवाइड करना, एयर प्रोवाइड करना, क्लाइमेट रेगुलेशन, सपोर्टिंग ह्यूमन लाइवलीहुड्स, ये सारी चीजें इसी के अंदर है। सो ये आपका इकोसिस्टम है। और हैबिटेट में आपने क्या पढ़ा? इट इज द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, एंड इट इंक्लूड्स both the physical and biological characteristics of that environment. Habitat का फंक्शन क्या होता है? Is to provide the necessary resources and conditions. ऐसे resources provide करना, ऐसी conditions देना that allow a particular organism or group of organisms to survive and reproduce. एक habitat छोटा हो सकता है, बिल्कुल जैसे एक पत्ता है बेचारा पेड़ पे, उसका एड्रेस क्या है? पेड़ है उसका, और पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी हो सकता है। एक छोटा सा पत्ते का हैबिटेट क्या है? वो पेड़ जिसपे वो टंगा हुआ है, चिपका हुआ है, उगा हुआ है, ठीक है। सो अ हेल्दी हैबिटेट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड वेलबीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द ओवर हेल्थ एंड फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। अ वेल फंक्शनिंग हैबिटेट में, जो एक वेल फंक्शनिंग हैबिटेट है वो कैसा होएगा? एक वेल फंक्शनिंग घर कैसा है? जहाँ पे सब कुछ है। अब सब कुछ में क्या मतलब? गाड़ियां हैं ये सब है? नहीं। आपके पास खाने के लिए खाना है, इनफ वाटर है, शेल्टर है, जो बाकी रिसोर्सेज आपको जरूरी हैं लाइफ सपोर्ट करने के लिए। ये लाइफ सपोर्टिंग और मेंटेनिंग, ये दो वर्ड्स याद रखना, मेंटेनिंग एंड सपोर्टिंग लाइफ, वो कहलाता है आपका हैबिटेट। क्लियर? अब फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में बताई थी मैंने चीजें आपको, भी 3 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ये सब उन्हीं के अंडर हैं। मैं आपको फिर से वो एक बार चार्ट बता दूंगी पूरा, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। इकोसिस्टम फंक्शंस क्या होते हैं? ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं या फिर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अभी ऊपर बताया ना मैं आपको, वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कैसे हो रही है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और रिसाइक्लिंग के थ्रू। ऑक्सीजन प्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फ्लो और क्वालिटी को रेगुलेट करना, क्लाइमेट को कंट्रोल करना, वेदर पैटर्न्स को कंट्रोल करना, बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज। अब इसके अंदर तो आपने आप समझ रहे हैं, मैंने आपको बता कितनी डेप्थ की चीजें दी हैं। एनवायरमेंट वाली चीजें एकदम रिवाइज रखो अपनी, ठीक है ना। स्पेसिफिक स्टेट के रिलेटेड चीजें लिखोगे तो वो वहीं से निकाल के लिखोगे चीजें। प्रोविजन ऑफ फूड, फ्यूल एंड अदर ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन एंड एनिमल यूज, सपोर्ट ऑफ कल्चरल, रिक्रिएशनल एंड एस्थेटिक वैल्यूज, ये सारी चीजें हैं कि नहीं है? एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये 3 होते हैं मेनली जो आप पढ़ के आते हो। ये सारी चीजें उसी के अंडर वाली लिखी हुई हैं, सब हेडिंग्स वाली। एनर्जी फ्लो समझ में आ गया आपको। मैं आपसे पहला बोलूं अगर ये चीज कि आपका एनर्जी फ्लो है, मान लो मैंने आपको 3 बताई फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, अगर आप लिखो तो उसको इस हिसाब से लिखना। पहला मैंने आपको बोला एनर्जी फ्लो। अब इस एनर्जी फ्लो के अंडर क्या लिखोगे? इस एनर्जी फ्लो के अंडर लिखना ट्रॉफिक लेवल्स, अलग अलग आते हैं उसमें कौन सा कहां पे है, और ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन। अब अगर इसमें आपने पहला लिखा ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल में क्या लिखोगे? फूड चेन। देखते जाओ किसके अंदर क्या आ रहा है, बस थोड़ा सा हेडिंग्स भी रिवाइज रह गई ना, फूड वेब, और इसमें आ रहे हैं आपके इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो यहां पे ये ध्यान आ जाएगा कि आप लोगों ने एनवायरमेंट की चीजें पढ़ रखी है नहीं पढ़ रखी, ये आ गए।
तीनों किसके अंडर आए ये? या है एनर्जी फ्लो के अंडर। ठीक है, इसमें आगे बढ़ोगे अगर तो इसी के अंदर आता है आपका प्रोडक्टिविटी, किसकी कितनी है, कैसे है, क्या है। ठीक है, और फिर आपका आता है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। ठीक है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कैसी है? जब आपको पता है ना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज होती है एक हर एक लेवल पे, कौन सा होता है वो, क्या बोलते हैं 10% रूल, किसने दिया था वो? तो फूड चेन, फूड वेब और आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड में आपके अलग अलग आते हैं, तो वो खैर यहाँ पे आप मतलब इतना सारा नहीं देखना है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ बात। अच्छा, ट्रॉफिक लेवल में ही, जो ट्रॉफिक लेवल होता है इसी के अंदर आता है आपका पल्यूटेंट्स वाला पार्ट। ठीक है, तो पल्यूटेंट्स वाला पार्ट भी आपका इसी के अंदर आता है। फिर उसमें आप बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, ये सारी चेन पढ़ते जाओ कि दिमाग में आ रही हैं चीजें या नहीं आ रही। नहीं आ रही तो अपना उठा के नोट्स रिवाइज करो। फिर सेकंड फंक्शन क्या था? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब मैं इसको हटा रही हूं, पहले वाले के जितने भी सब टॉपिक्स थे उनको हटा दे रही हूं मैं। ठीक है ना? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मतलब बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग। ठीक है ना? इसमें आपका आएगा कार्बन साइकिल, इसमें आपका आएगा वाटर साइकिल, इसमें आएगा नाइट्रोजन साइकिल, इसमें आएगा फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल बोल दिया था क्या मैंने? हाँ, सल्फर साइकिल भी आएगा। ये वाली सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। और फिर आपका जो तीसरा था वो क्या था? इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये भी मैंने आपको ऊपर समझाया था। अब इसके अंदर अंदर आपको पढ़ना क्या है? प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, और बस ये आपके तीनों हैं। अब ये इसी के अंडर, इन सारे फंक्शंस के अंडर ही ये सारे आ जाएंगे आपके। कि इकोसिस्टम आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या बाकी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपकी इसी में आ जाएंगी। क्लियर हो गई ये चीजें? तो ये मैंने आपको एक रफ ब्लूप्रिंट दिया है कि किस हिसाब से फंक्शंस काम करते हैं इकोसिस्टम। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान हो गई चीजें। हैबिटेट के क्या फंक्शन है भाई? आप जानते हैं, शेल्टर और प्रोटेक्शन। आपका एड्रेस आपको क्या देता है भाई? सब कुछ वही देता है देखा जाए तो। शेल्टर और प्रोटेक्शन देता है लिविंग बींग्स। आपको फूड, वाटर, जो बाकी के रिसोर्सेज चाहिए नेसेसरी फॉर सर्वाइवल हैं, दे आर प्रोवाइडेड बाय योर हैबिटेट। ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन स्पीशीज का अपने हैबिटेट में होता है और कहीं नहीं होता। और फैसिलिटेट करता है इंटरैक्शंस and relationships between species. It affects the genetic diversity and evolution of a population. And it provides ecosystem services. Ecosystem services provide करता है, ये वाली चीज आपने देखी। अच्छा, ecosystem services में सारी सर्विसेज आती हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। जितनी भी आपकी प्रोविजनल सर्विसेज होती हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब सिंपली ये है कि जो बेनिफिट्स आप एक्वायर कर रहे हैं इकोसिस्टम से, दे आर रेफर्ड टू एज इकोसिस्टम सर्विसेज। और मैं अगर आपको मोटे मोटे तौर पे इकोसिस्टम सर्विसेज कहीं पे अगर आपको बना के आना पड़े या कुछ करके आना पड़े, तो इसको आप डिवाइड कर लेना 4 पार्ट। ये आपका सर्कल, इसको डिवाइड करना 4 पार्ट्स में। पहली आएंगी आपकी प्रोविजनिंग सर्विसेज, एक होती हैं सपोर्टिंग सर्विसेज, एक होती हैं रेगुलेटिंग सर्विसेज और एक होती है कल्चरल सर्विसेज। इसमें क्या आता है? सपोर्टिंग सर्विसेज कौन सी थी? अभी जो देखी आपने, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, सॉइल फॉर्मेशन, प्राइमरी प्रोडक्शन, हैबिटेट प्रोविजन, ये इसी में आएगा। ध्यान दे रहे हो इस बात पे? रेगुलेटिंग सर्विसेज में क्या क्या आएगा? क्लाइमेट रेगुलेट करना, फ्लड का रेगुलेशन और वाटर प्योरिफिकेशन। कल्चरल सर्विसेज में क्या आएगा? स्पिरिचुअल, एस्थेटिक, एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल। और प्रोविजनिंग सर्विसेज में क्या आएगा? फूड प्रोड्यूस करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर, वुड, फाइबर, फ्यूल, सब कुछ प्रोविजनिंग सर्विसेज के अंडर ही आएगा। तो प्रोविजनिंग सर्विसेज कौन सी हैं? जो प्रोडक्ट्स आप ऑब्टेन कर रहे हैं इकोसिस्टम से, प्रोडक्ट्स, प्रोविजनिंग प्रोडक्ट्स, फूड, फाइबर, मेडिसिन, बायोफ्यूल, फ्रेश वाटर, हवा, सब कुछ। रेगुलेटिंग सर्विसेज कौन सी हैं? जो बेनिफिट्स आप ऑब्टेन कर रहे हैं बाय द रेगुलेशन ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस। कल्चरल सर्विसेज कौन सी हैं? कोई मटेरियल बेनिफिट नहीं है।
सपोर्टिंग सर्विसेज कौन सी हैं? वो सर्विसेज जो नेसेसरी हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल अदर इकोसिस्टम सर्विसेज। ये जो होती है ना सपोर्टिंग सर्विसेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है बाकी के प्रोडक्शन। ये यहां से क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। कंट्रीब्यूट करता है हैबिटेट फॉर द कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें आपने देखी। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आप देखेंगे इश्यूज क्या हैं, व्हाट आर द इश्यूज फॉर द रिलेटेड टू इकोसिस्टम और हैबिटेट। अब आपने सारी चीजें पढ़ ली, पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम इकोसिस्टम और हैबिटेट में इश्यूज क्या हैं वो देखेंगे। इश्यूज रिलेटेड टू इकोसिस्टम्स एंड हैबिटेट्स आर इंपॉर्टेंट इन उत्तर प्रदेश बिकॉज दे अफेक्ट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ बोथ वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन पॉपुलेशंस इन द स्टेट। कुछ मेजर टास्क्स और इश्यूज जो हैं वो क्या हैं? एक तो चैलेंज है फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। भाई बहुत बड़ा डाइवर्स रेंज है फ्लोरा फौना की, सेवरल एंडेंजर्ड थ्रेटेंड स्पीशीज हैं, बंगाल टाइगर है, इंडियन राइनोसेरोस है, क्रोकोडाइल है। प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन इन स्पीशीज का और उनके हैबिटेट का अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है ना। हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी का लॉस बहुत ज्यादा लेवल पे चल रहा है। तो क्या क्या हैं फैक्टर्स जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है? एक तो मैंने आपको बताया जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। हेल्दी इकोसिस्टम help moderate the local climate by absorbing carbon dioxide and other greenhouse gases from the atmosphere. Last lecture में पूरा बताया था concept. It helps in mitigating the effects of climate change, which is fast becoming a serious issue in Uttar Pradesh and other parts of the world. Climate change बहुत बड़ा problem. Sorry. Progressively ज्यादा significant threat बनता जा रहा है ये बायोडाइवर्सिटी के लिए। फ्लावरिंग सीजन्स में माइग्रेशन पैटर्न्स बदल रहे हैं, फिर फूड चेन ऑल्टर हो जाती हैं, मिसमैचेस हो जाते हैं इकोसिस्टम्स के साथ, जिसकी वजह से जो सिंक्रोनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस है वो चेंज हो जाती है। सिंक्रोनाइज्ड इंटरडिपेंडेंसी यूज कर सकते हो ये वर्ड कहीं पे। वाटर स्कार्सिटी, वाटर का प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा वाटर स्कार्सिटी इश्यूज फेस कर रहा है, स्पेशली रूरल एरियाज में। एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है ग्राउंड वाटर का, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। सो दीज ऑल रिसोर्सेज दे ऊपर से क्लाइमेट चेंज है, एराटिक रेनफॉल पैटर्न्स हैं, ये तो आप लिखेंगे। ह्यूमन प्लस नेचुरल दोनों फैक्टर्स इसके अंदर आपको लिखने। डिफॉरेस्टेशन इज अनदर बिग इशू। यूपी हैज बीन एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट नॉन रेगुलेटेड और इलीगल डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से फॉरेस्ट कवर खत्म हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है। और इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन is primarily driven by factors जैसे कि urbanization, agricultural expansion, illegal logging, ये सारी चीजें और ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। पोल्यूशन, आपका स्टेट में एयर और वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। कानपुर, वाराणसी, सारे तो टॉपिक्स की तरह पे करें आपने, सारी चीजें आपको बहुत ही डिटेल में आपने प्रिपेयर कर रखी हैं, यू नो दिस वेरी वेल। सब टाइप का पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन इतना ज्यादा है, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सब चीजें क्या हैं? प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, व्हीकुलर एमिशंस, इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब कुछ पोल्यूशन प्रॉब्लम को और बढ़ाता जाता है। ई वेस्ट वाला पढ़ा था। फिर सबसे बड़ा तो ऑब्वियसली है ही है आपका habitat loss and fragmentation. This is one of the biggest reason, this is the primary cause actually which drives animals and plants to extinct. Habitat loss and fragmentation have been through changes of land use, conversion of natural ecosystems to croplands, developmental projects जैसे rails, roads, urbanization, mining activities. जब लार्ज हैबिटेट्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं बिकॉज ऑफ हमारी एक्टिविटीज, ह्यूमन की एक्टिविटीज, तो मैमल्स और बर्ड्स जिनको बड़ी टेरिटरी चाहिए होती है या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स जिनमें माइग्रेटरी हैबिट्स होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट होते हैं, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन। समझ रहे हैं? तो उससे डिग्रेडेशन होता है और लॉस हो जाता है बहुत से इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स का। और जब इकोसिस्टम चला जाएगा तो जो स्पीशीज उसमें रह रही हैं, जो उस पर डिपेंड करती हैं, उनके लिए बहुत ही खराब बात होती है। देन यू हैव पोचिंग एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेड।
इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, पोचिंग, इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को बहुत थ्रेट मिलता है। दिस इंक्लूड्स इलीगल ट्रेड इन आइवरी, रेयर माइग्रेटरी एंड लोकल बर्ड्स एंड टर्टल्स, जो उनको ब्लैक मार्केट में ज्यादा हाई प्राइस दे सकते हैं ना, उनको ये लोग टारगेट करते हैं। उसी से आता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। एज ह्यूमन पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स आर एनकरेज्ड अपॉन, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा दोनों के बीच में। अगर आप उनके घर में घुसेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम तो करेंगे ही ना। फिर इससे प्रॉपर्टी डैमेज, इंजरीज, कई बार डेथ हो जाती है ह्यूमंस की भी और वाइल्ड लाइफ की भी। So if you want to really address these issues related to ecosystems and habitats, we will require a multi-pronged approach, जिसमें conservation हो, restoration हो, sustainable development हो। एक और आप इसमें लिख सकते हो cause है alien species आ जाती हैं कई बार, introduction of alien species। भाई प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं डेलिबरेटली या फिर अनइंटेंशनली किसी बाहर के जोग्राफिकल रीजन की वजह से, तो वो जो नेटिव स्पीशीज होती है ना, उसको बहुत डैमेज देता है। बिकॉज कंपटीशन बढ़ जाएगा, इट विल compete with them for food, for shelter, spreading diseases, causing genetic changes, इंटरब्रीडिंग होने लगती है, फिर वेरियस एस्पेक्ट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं फूड चेन के। जो इंडिया का वाटर हाइसिंथ होता है, ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था फॉर ब्यूटिफिकेशन, लेकिन ओवर द टाइम ये इतना इन्वेजिव बन गया कि रिवर्स को क्लॉग कर दिया, लेक्स को, कोई और एक्वेटिक लाइफ को फिर ये सर्वाइव नहीं करने देता। बहुत ही फेमस एग्जांपल है ये इंडियन वाटर, यूपी में भी बहुत मिलता है, ये लिख सकते हो आप एग्जांपल। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो आपने सारा पोल्यूशन तो सब कुछ कवर कर ही लिया हमने। एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, को एक्सटिंक्शंस। क्या होता है? जब कोई पर्टिकुलर स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, तो जो उससे जुड़े हुए प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी तो कभी ना कभी डेंजर में आ ही जाएंगे ना। आप देखो, अगर कोई होस्ट फिश है, वो मर गई, एक्सटिंक्ट हो गई, मरने की एक्सटिंक्ट हो गई, तो जो यूनिक असेंबलेज है उसके ऊपर रहने वाले पैरासाइट्स का और बाकी चीजों का, वो भी तो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। तो इसको कहते हैं को एक्सटिंक्शन। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से ये वाली भी एक प्रॉब्लम है, इसको लिख सकते हो आप थोड़ा सा। ठीक है जी। अब मेजर्स क्या ले सकते हैं टू एड्रेस द इश्यूज रिलेटेड टू इकोसिस्टम। तो इसमें तो आप बहुत सारे मेजर्स लिख सकते हो। अब तक तो आपको सारी टिप्स पे हो गई होंगी ये सारी चीजें। मतलब फिर इन सब चीजों में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जब इतना कुछ पढ़ लिया होता है ना, तो ये चीजें फिर केक वॉक हो जाती हैं। क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो रिफॉरेस्टेशन होना चाहिए। जो पेड़ हटाए उनको लगाओ। उत्तर प्रदेश का लोएस्ट फॉरेस्ट कवर रेशियो है इंडिया में। सो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन क्या हो सकता है इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए, कि स्टेट में इंक्रीज कर दो फॉरेस्ट कवर, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व्स बनाओ, वेटलैंड्स को कंजर्व करो। हमने देखा था वेटलैंड्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं। बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स वेटलैंड्स में आते हैं। दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाउएवर ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन वेटलैंड्स अंडर थ्रेट है। तो स्टेट कंजर्व करे, इनको प्रिजर्व करे, अच्छे प्रोविजंस बनाए। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यूपी इज होम टू सेवरल एंडेंजर्ड स्पीशीज, टाइगर्स है, एलिफेंट्स है, राइनोज हैं, तो बहुत जरूरी है इनको कंजर्व करना, तो खत्म हो जाएंगे, फिर अफ्रीका जाना पड़ेगा लाने इनको, समझ रहे हो? सो we have to protect these species and their habitats by creating protected areas, enforcing strict laws, poaching नहीं होना चाहिए, habitat disruption बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जब मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड है ज्यादातर लोगों के लिए, तो फिर अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हटाने का सोचना चाहिए स्टेट को। सॉइल इरोजन हो रहा है, वाटर टेबल खत्म हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए आप फार्मर्स को एम्पावर करो, सो दैट दे कैन अडॉप्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, दुनिया भर के पढ़े थे आपने, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री और पता नहीं क्या क्या। वेस्ट मैनेजमेंट करो अच्छे से। इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से पोल्यूशन में और एड ऑन होता रहता है, अवेयरनेस क्रिएट करो।
वेस्ट रिडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल और रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है स्टेट में। अर्बन प्लानिंग, रैपिड अर्बनाइजेशन जो है उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ है ना, क्योंकि आपने घर बना लिए हैं अपने, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमने घर बना लिया है। तो ऐसी सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग करो कि दोनों पीपल और एनवायरनमेंट साथ में सस्टेन कर पाए। प्रकृति से हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं है भाई। पूजनीय है प्रकृति ही हमारी संस्कृति में। तो आप सुबह उठ के भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? बिकॉज ही इज द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। रेन्यूएबल एनर्जी प्रैक्टिसेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। यूपी में पोटेंशियल भी अच्छा खासा है, खासकर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का यहाँ पे बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो गवर्नमेंट ऐसी चीजें प्रमोट करे, यूज ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी करे, जिससे कि स्टेट का डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स में कम हो जाए। और फॉसिल फ्यूल देखा था, यही तो कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस कर दे आपके कार्बन एमिशंस। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। फिर आप इसमें लिखो साइंस बेस्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम करो, साइंटिफिक होने चाहिए, लिखो इसमें। इंक्लूसिव मॉनिटरिंग प्रोग्राम होना चाहिए, जैसे आपका ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन फैसिलिटी है, GBIF, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स है, एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी नेटवर्क है, ऐसी एक स्टेट बायोडाइवर्सिटी नेटवर्क होना चाहिए। ये एग्जांपल्स हैं, ये नोट करो प्लीज। GBIF लिखो इसको, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सॉरी इंफॉर्मेशन, कंजर्वेशन नहीं है ये, लिखते रहो इन चीजों को। इंफॉर्मेशन फैसिलिटी, दूसरा क्या बोला मैंने, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, तो ठीक है। एक NBN लिखो, NBN के तर्ज पे एक SBN होना चाहिए, स्टेट बायोडाइवर्सिटी नेटवर्क, ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी नेटवर्क है, लिखो ये चीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। देन यू कैन राइट, आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो हैं सस्टेनेबिलिटी के, उनको यूज करो। बायो इकोनॉमी, मल्टीपल सस्टेनेबल बायो इकोनॉमी, ये कीवर्ड है इस पॉइंट का, मल्टीपल सस्टेनेबल बायो इकोनॉमी। आप प्रायोरिटाइज कीजिए बेनिफिट्स जो प्रोवाइड करते हैं आपको रिसोर्सेज। एक वैल्यू बनाइए सर्विस बेस्ड फंड से, सिर्फ फ्लो ऑफ गुड्स पे फोकस मत कीजिए। वाटर कंजर्व कीजिए, हो गया है। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन पे फोकस कीजिए। इतने पॉइंट्स दे रही हूं मैं। लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व कीजिए। एजुकेशन और रिसर्च फंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं ना, फॉर ग्रीनिंग इंडिया एंड इट्स इकोनॉमी, फॉर ग्रीनिंग उत्तर प्रदेश एंड इट्स इकोनॉमी, यू हैव टू इन्वेस्ट इन सिग्निफिकेंट एजुकेशनल एंड रिसर्च फंडिंग। लोकल कम्युनिटी वाला पॉइंट जरूर लिख के आना है, हर एक में लिख के आया करो ये, ठीक है। PM प्रणाम चल रही है एक स्कीम, एक आपकी मिष्टी चल रही है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चलता है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है। ऐसे स्टेट भी लेके आए ज्यादा से ज्यादा मिशंस। ये चीज आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब जो ये सॉल्यूशंस हैं, अगर इनको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाए तो सॉल्व हो सकता है इकोसिस्टम और हैबिटेट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं प्रदेश के। हाउएवर, सक्सेस ऑफ दीज मेजर्स इट डिपेंड्स अपॉन द कोऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट, लोकल ऑफिशियल्स और सारे स्टेक होल्डर्स। मतलब इसी का तो मतलब है ना मल्टी प्रॉन्ज्ड अप्रोच। जिस अप्रोच की आप बात कर रहे हैं वो यही अप्रोच है। क्लियर है इन चीजें भाई? एडजस्टमेंट जो है फ्लोरा एंड फौना का क्या होता है? इट रेफर्स टू द वेज इन विच प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज अडेप्ट। अनुकूलन किस तरीके से हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं ना उस हिसाब से आप अडेप्ट किस हिसाब से कर पा रहे हैं। आप कंप्लेन करे जा रहे हैं, आप अडेप्ट कर पा रहे हैं। मैंने बताया ना, अडेप्टिव कैपेसिटी डेवलप करो अपनी भी। इट कैन अकर नेचुरली ऑल्सो एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जियोलॉजिकल इवेंट्स और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एंड इट कैन बी कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो, जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन है, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज है। उससे भी तो हो रहा है ना एडजस्टमेंट, फ्लोरा एंड फौना का चेंजेस आ रहे हैं ना हर एक के पैटर्न्स में, लिविंग में। और एक एग्जाम्पल क्या है, एक है इट इज सीन इन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जिन इंडिविजुअल्स की ट्रेट्स बेटर अडेप्टेड हैं एनवायरमेंट के थ्रू, वो ज्यादा सर्वाइव करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। आप बदलते पैटर्न ट्रेंड के अनुसार सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके चांसेस ज्यादा हैं पेपर क्लियर करने के।
आप वही किताबें वही चीजें पढ़े जा रहे हैं विदाउट चेंजिंग योरसेल्फ, विदाउट अडेप्टिंग टू द जनरल ट्रेंड ऑफ द पेपर, आप नहीं क्लियर करेंगे। तो ये तो लॉ है, प्रकृति का लॉ है ये। सो दे आर बेटर अडेप्टिव एंड टू द एनवायरमेंट एंड आर मोर लाइकली टू सर्वाइव। और ये ट्रेट्स वो अपने ऑफस्प्रिंग को भी पास करेंगे फिर। Over the time, this can lead to changes in the characteristics of a species, allowing it to better survive and thrive in its environment. ये human beings की खासियत है, हम कैसे भी environment में survive कर सकते हैं धीरे धीरे, with changes, with something or the other. एक और example है flora fauna adjustment का. It is seen in the ways in which species can adopt to changes caused by human activities. Human activities से जो changes हो रहे हैं, उनमें भी तो हम adapt कर ही रहे हैं ना धीरे धीरे. For example, some plant and animal species may be able to survive in disturbed or polluted areas, while others may not be able to tolerate these changes and they can become extinct. कुछ झेल जाते हैं, कुछ नहीं झेल पाते हैं, यही तो है जिंदगी। Invasive species का मैं आपको example already देख चुकी हूँ। They can have a major impact on the adjustment of native flora and fauna. वो out compete हो जाएंगे, native species को कर देंगे वो, और नए resources, नए diseases, नए parasites ले आएंगे फिर वो। ओवरऑल अगर आप देखो जो एडजस्टमेंट है ये फ्लोरा और फोना का, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज शेप्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। इसमें आपकी नेचुरल सिलेक्शन है, एनवायरमेंटल चेंज है, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, और इन प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन ओनली कैन वी कैन बेटर मैनेज थिंग्स, वी कैन प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, एंड देन वी कैन एंश्योर दैट द नेचुरल वर्ल्ड इट रिमेन्स हेल्दी एंड डेफिनेटली रेजिलियंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। सब कुछ सही नहीं होता जिंदगी में, आपको रेजिलियंट बनना पड़ता है। That is what life is about. लाइफ का ज्ञान भी हो गया यहाँ पे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोरा एंड फौना ऑफ उत्तर प्रदेश। फ्लोरा और फौना बहुत देर से टर्म आ रही है, फ्लोरा एंड फौना। क्या होता है फ्लोरा एंड फौना, बताइए। सी, फ्लोरा एंड फौना नटशेल में, फ्लोरा का मतलब होता है सारी प्लांट लाइफ, फ्लोरा इज plant life and fauna is animal life. ये फर्क है मोटा मोटा। Fauna is all the animal life present in a particular physical region or time, and flora is the plant life present in a particular region. वो particular region है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। हम जानते हैं the state of Uttar Pradesh has a diverse range of flora which includes both indigenous and exotic species. Major forest type state के कौन सा है? Tropical dry deciduous forest, tropical moist deciduous forest, tropical thorn forest. बहुत ही कॉमन ट्रीज जो मिलती हैं हमारे पास वो हैं साल, टीक, नीम, पीपल, बैनियन, ब्लैकबेरी, मैंगो। मेडिसिनल प्लांट्स बहुत मिलते हैं यहाँ पे, इंडियन गूसबेरी, आंवला आंखों के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी होता है बहुत सारा। अश्वगंधा बहुत ही अच्छा होता है, स्ट्रेस कम करने के लिए आजकल अश्वगंधा खा रहे हैं लोग। ब्राह्मी दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, आप लोग खाया कीजिए, ब्रह्म रसायन है ना, तो थोड़ा सा आप खा सकते हैं इसको, बहुत अच्छी होती है, खाली पेट सुबह खानी चाहिए, दिमाग तेज होता है इससे, दिमाग की नसें रिलैक्स्ड रहती हैं। ठीक है जी। और नेचुरल वेजिटेशन आप जानते हैं, इट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, श्रब्स, so it's considered the most important resource in view of the fact that they are helpful not only in watershed conservation, soil erosion। भाई फॉरेस्ट तो भाई वरदान है, नेचुरल वेजिटेशन तो सब अच्छा ही करती है, हम ही करते हैं नेचुरल चीजों के साथ गलत। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं, क्लीन एनवायरनमेंट देते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, सिर्फ दे ही दे रही है प्रकृति एक्चुअली। फॉरेस्ट कवर आप पहले भी देख चुके हैं, इट इज 1481 7.98 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि है 6.15% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। और डेंसिटी की बात करें तो लार्जेस्ट क्या है, ये तो आपको अब तक याद ही हो गया होगा, ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा, फिर MDF कितनी बार बता चुकी हूँ, MDF वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये लार्जेस्ट एरिया अंडर ओपन फॉरेस्ट, फिर मीडियम डेंस फॉरेस्ट, देन वेरी डेंस फॉरेस्ट, और 12.24 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज 0.08% का इंक्रीज हुआ है इन द फॉरेस्ट कवर in the state as compared to the previous assessment made in the India State of the Forest Report 2019. The districts with maximum percentage of forest cover, क्या हो जाता है वो? सोनभद्र 35.29%, चंदौली, चित्रकूट, तो याद हो गया होगा अब तक भैया, प्रीलिम से पढ़ते हुए आ रहे हो। डिस्ट्रिक्ट जिनका मिनिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है वो आपकी भदोई, ये तो सब
देखो देख लो इसको, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर ये रहा, मिनिमम फॉरेस्ट कवर ये रहा, सब बेसिक वाला मैंने बताया ना, जितना मैंने बताया था देखो उतना ही रिपीट हो रहा है बार बार, क्योंकि उतना ही लिखने में आ सकता है आप लोगों के। नेचुरल वेजिटेशन जो है वो फिलहाल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, जिनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो पत्तियां शेड कर देती हैं अर्ली समर में, और फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं। फॉरेस्ट जो मिलते हैं वो 3 कैटेगरीज के हैं, ये भी पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से कराया था। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, और ये तीनों ही एक्चुअली ट्रांजिशन जोन है एक दूसरे का, ये समझो आप। ट्रॉपिकल थॉर्न के वेट वाली साइड मॉइस्ट है, ड्राई वाली साइड ड्राई है, ऐसे समझो। ये वो पाई चार्ट है जो देखा था हमने। ये रहा आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट, ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल 100 से 150 सेंटीमीटर रहती है, एवरेज टेम्परेचर 26-27 रहता है, बहुत सारी ह्यूमिडिटी होती है। सो इट्स एविडेंट ये कहाँ मिलेगा, जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होगा वहां पे मिलेगा, क्योंकि बारिश वाले एरिया में, नमी वाले एरिया में ज्यादा मिलेगा ये। सो द रीजन्स आर द तेराई रीजन एंड टू अ लेसर एक्सटेंट द ईस्टर्न विंध्या रीजन। 2 टाइप्स का है, द फर्स्ट इज शाल स्पीशीज जो थोड़ा ऊंचे एरियाज में ग्रो करते हैं, द सेकंड इज मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडुअस स्पीशीज जैसे कि बैम्बू, बाकी की एवरग्रीन श्रब्स, महुआ होता है एक, गूलर होता है, ब्लैकबेरी होता है, इंडियन गूसबेरी है, बेर है, पलाश है, ये सारे आपके मिलते हैं आपको। ठीक है जी। ब्लैकबेरी जो होता है आपका ट्री, ये इसको हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं भाई, अरे ब्लैकबेरी वो होता है आपका शहतूत, मेरे ख्याल से ब्लैकबेरी है शहतूत, शायद वो छोटे छोटे से उगते हैं ना उस पे। मुझे बताना आप जरा, ब्लैकबेरी कमेंट करके बताओ, ब्लैकबेरी शहतूत होता है क्या? इंडियन गूसबेरी तो समझ ही गए होंगे आप, बेर को तो बेरी होती है, बेरी नहीं कहते हैं, झाड़ होता है ये, श्रब्स, पलाश होता है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, सम स्पीशीज ऑफ शाल ऑल्सो कम अंडर दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। इसमें आपकी मिलती हैं अमलतास, बेल एंड अमलतास होता है ना, गोल्डन शावर कहते हैं जिसको इंग्लिश में। अरे पीले रंग के फ्लावर आते हैं बहुत ही प्यारे, कैसिया फिस्टुला बोलते हैं जिसको, इंडियन लेबरनम भी बोलते हैं इसको। अमलतास बहुत मिलता है यहाँ पे, है ना। स्किन के डिसऑर्डर्स होते हैं ना, रिंग वर्म्स, एक्जिमा, उनमें ये बहुत काम आता है, डर्मेटोलॉजिकली बहुत अच्छा है ये। बेल है, फिग अंजीर है, नीम है, रोजवुड है, फिर आपका मैंगो, ब्लैकबेरी, ये वही है, शहतूत है भाई, ये बार बार आ रहा है तो शहतूत। टैमरिंड है, अकाशिया है, ये आपके जो रिवर का बैंक होता है ना उस पे उगते हैं, समझ रहे हैं। पेड़ के किनारे आपको मिल जाएंगे ट्री, पीले वाला तो पक्का देखा होगा आपने, अकाशिया बबूल ही होता है। टूथपेस्ट में बबूल है आपके। चलिए, तो इन उत्तर प्रदेश सच फॉरेस्ट आर जनरली फाउंड इन वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लेन्स। और टीक तो पता ही है आपको, विंध्या रीजन में टीक सागवान होती है ना, ये फर्नीचर बहुत अच्छा होता है इसका। फिर आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आता है, दिस इज आपका कन्फाइंड टू साउथ वेस्टर्न एरिड पार्ट, जहाँ पे एवरेज रेनफॉल 50 से 70 सेंटीमीटर है और 25 to 27 डिग्री टेम्परेचर है, और ह्यूमिडिटी यहाँ पे कम है 47%। और यहाँ पे आपको मेनली सक्यूलेंट प्लांट्स मिलते हैं, समंत दुग्ध, ये पिछले लेक्चर में भी कराया था मैंने, खैर मिलता है, कोकोआ, भीमल, नीम, फिर आपका मेडिसिनल हर्ब्स और गम भी मिलते हैं इसमें। तो हमने देखा था कि रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो है स्टेट का सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो उत्तराखंड के पास चला गया था, तो ड्रॉप आ गया था हमारे फॉरेस्ट कवर में। बस इतना ध्यान रखना जरूरी है, ये सब आप कवर कर चुके हैं। और पॉलिसी क्या है, 33% होना चाहिए टोटल लैंड एरिया का, लेकिन अभी नहीं है, तो वो बढ़ाना है, मेजर्स लेने हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ाइए आप, प्लानिंग कैपेसिटी बढ़ाइए, इंक्रीजिंग ह्यूमन पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्विंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंश्योरिंग रीजनल कनेक्टिविटी। ठीक जी। अब आप देखते हैं एनिमल लाइफ, द चिल लाइफ, वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना जो मिलता है उत्तर प्रदेश में। इसमें आते हैं आपके मैमल्स, काउ, बफलो, रैट, मॉन्गूज, मॉन्गूज वो होता है नेवला, गोट, शीप। फिश आपकी मिलती हैं रोहू, टेंगन, पराशन, सिंगी, सॉल। देखिए भाई, जो लोग खाते होंगे उन्हें पता होगा ये कौन सी हैं, हमें तो देखिए पता है नहीं। एम्फीबियंस जो पानी में भी रहते हैं, फ्रॉग्स, टोड्स, फ्रॉग हो गया, फ्रॉग का बच्चा टोड हो गया। और रेप्टाइल्स में आपके लिजर्ड, स्नेक्स, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स आते हैं। बर्ड्स में आती हैं बहुत सारी ईगल, वल्चर, पीकॉक, पिजन, पैरट, हैन, रूस्टर्स वगैरह। हाउएवर जो सारा फौना है, इट इज ओनली द लाइफ स्टॉक एंड फिशरी रिसोर्सेज, जो हाँ इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट तो लाइफ स्टॉक और फिशरी होता है ना। स्टेट की इकोनॉमी प्रिडोमिनेंटली एग्रेरियन है, तो उसके लिए तो यही है, तो इंपॉर्टेंट यही है कि स्टेट का पॉपुलेशन जो है मेनली
गांव वाले इलाकों में रह रहा है, when most of the people, especially the small and marginal farmers and other backward sections of society, are fully or partially dependent on this livestock and fish resources. तो इतनी बात थी इस लेक्चर की, छोटा सा लेक्चर था, शॉर्ट, क्रिस्प एंड ब्यूटीफुल। पढ़िए अच्छे से और प्लीज आंसर राइटिंग पे बहुत ध्यान दीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, मेरा तो ये सजेशन है आप लोगों को। कुछ भी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ के लिए आप ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन पे कॉल व्हाट्सएप कर लीजिए, ज्ञान सर का नंबर है, ये रिप्लाई करते हैं सर आपको ज़रूर, अगर आप मैसेज करते हैं सर को तो। इसके अलावा जो भी आपका फीडबैक है, यू आर मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन इज ओपन। ऑल द बेस्ट, पढ़िए अच्छे से, हंसिए, मुस्कुराइए, टेढ़ा हंसिए, अच्छा हंसिए, जैसे हंसिए पर हंसते बस, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।